So hello everyone, this is another very powerful video. In this video, I'm going to discuss about the IELTS writing module in complete detail. Either you are a repeat test taker or you are a beginner. This complete guide can get you a complete detailed knowledge what exactly IELTS writing is about and how can you exactly score a perfect band 8 or even 9. So let's start with the basic details. In general training IELTS writing, you have to writing module checks your ability to write clear letters. You have to present your opinions and your support your ideas. Organize your ideas logically using accurate grammar and appropriate vocabulary. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाई बैंड का मतलब क्या होता है फॉर आइल्स, क्लैरिटी प्लस स्ट्रक्चर एंड टास्क फुलफिलमेंट. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लैरिटी होनी चाहिए, टास्क का फुलफिलमेंट होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर जो है वो आईडीपी के अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए. सिर्फ फैंसी वर्ड्स यूज करना विल नॉट गेट यू अ बैंड 8. अब टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहता है? 60 मिनट्स का टाइम रहता है जिसमें आपको टास्क 1 में होती है लेटर जिसको आपने 150 वर्ड से ज्यादा का लिखना होता है, नॉट लेस देन 150 वर्ड्स. टास्क 2 इज अबाउट द एसे राइटिंग वेयर यू हैव टू राइट मिनिमम 250 वर्ड्स. अराउंड 280 to 300 वर्ड्स तक आप लेके इसको चल सकते हो. एंड टास्क 2 कैरीज मोर मार्क्स. लेकिन आपने टास्क 1 को भी हल्के में लाइटली अपने नहीं लेना है. बोथ आर अकॉर्डिंग टू मी एज इंपॉर्टेंट एज, मतलब दोनों इक्वली ही इंपॉर्टेंट हैं. अब बिगनर्स के लिए चाहे रिपीट टेस्ट देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको हमेशा क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको टास्क रेलेवेंसी में या टास्क अचीवमेंट में ये उतने बैंड्स आउट ऑफ 9 आपको जजमेंट दी जाती है. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग गलत हुई, आप इररेलेवेंट आंसर दोगे, यहीं पे आपके जो बैंड है वो कट जाएंगे. यू हैव टू ऑलवेज प्लान बिफोर राइटिंग. अगर आप बेसिकली पेन पेपर राइटिंग के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको प्लानिंग करना जरूरी है क्योंकि आपको पेपर पेन से करना होता है, पेंसिल से करना नहीं होता. ऑलवेज आंसर ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. जो भी आपको दिया गया है हर एक क्वेश्चन के पार्ट को आपने आंसर करना होता है सेपरेटली. एंड आपने हमेशा अपने टास्क को रिव्यू करना भी सीखो. जब तक आप रिव्यू नहीं करोगे तब तक आपको जो डिजायर्ड स्कोर है वो आपका फुलफिल नहीं होगा. अब स्टेप बाय स्टेप आपने अप्रोच क्या फॉलो करनी है? स्टेप 1 इज आपने टास्क के फॉर्मेट्स को लर्न करना है. कितने टास्क के फॉर्मेट्स हैं? ये कोई ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है. इस वीडियो में हर एक चीज में बारीकी से लेकर एडवांस तक वोकैबुलरी तक मैं सिखाने वाली हूँ विद द सैंपल आंसर्स एज वेल. 8 बैंड के सैंपल आंसर्स एंड वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशंस एंड एवरीथिंग. सो आपको क्वेश्चन टाइप को आइडेंटिफाई करना है, टाइम के अंडर प्रैक्टिस करनी है. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिस्टेक की बुक आपको मेंटेन करनी है. आपकी मेन मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं, वो चीज को मेंटेन करोगे तब भी आप उसको मिस्टेक्स को इंप्रूव कर पाओगे एंड तब भी आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो पाएगा. एंड स्टेप बाय स्टेप इज यू हैव टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी एज वेल. वोकैबुलरी 8 बैंड फॉर 8 बैंड, वोकैबुलरी एंड कोलोकेशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आपको 8 बैंड स्कोर करना है तो. सो स्टार्टिंग विद द टास्क 1 फॉर जनरल ट्रेनिंग, आपके पास होती है बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लेटर. एंड तीनों टाइप्स ऑफ लेटर्स के लिए सबसे पहला इज फॉर्मल. फॉर्मल लेटर वो होती है जिस पर्सन को आप बिल्कुल ही नहीं जानते, इवन जिसका नेम भी अननोन है, उस पर्सन को लिखी जाती है. दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल लेटर. ये प्रोफेशनल होती है, कोई भी कंपनी या ऑफिशियल को लिखी जाती है. सिर्फ इसमें एंड सेमी फॉर्मल. सेमी फॉर्मल वो होती कि जो आप जिसको लिख रहे हो यू नो दैट पर्सन बट दैट पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड और रिलेटिव. ये दोनों में जो टोन है, टोन यूज होती है बेसिकली, मैं हमेशा बोलती हूँ फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल में जो टोन यूज होती है दैट इज आई बेसिकली कॉल इट ईमेल टोन. जो आपको ईमेल्स आती है, रिसीव करते हो, कोई प्रोफेशनल ईमेल्स, कोई कंपनी की तरफ से ईमेल्स, दैट टोन इज कॉल्ड दी फॉर्मल टोन और सेमी फॉर्मल टोन. अब दोनों में यहाँ पे एक ही डिफरेंस है. जबकि फॉर्मल लेटर है, मैंने बोला कि वो उसको लिखी जाती है जिस पर्सन का आपको नेम भी नहीं पता. तो इन दी फॉर्मल लेटर्स आपने सिंपली स्टार्ट कहाँ से करना होता है? डियर लिख के आपने सर भी लिखना है, स्लैश डाल के मैडम भी लिखना है, फिर आपने कॉमा डालना है क्योंकि आपको उस पर्सन का नेम ही नहीं पता. अगर नेम नहीं पता, डियर सर मैडम आप लिखोगे. यहीं पे जब आपने साइन इन करना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं. 8 बैंड के लिए छोटी से छोटी चीजें मैटर करती हैं. एंड अगर आप सेमी फॉर्मल लिख रहे हो दैट मीन्स आपको उस पर्सन का नेम पता है बट वो आपको दोस्त नहीं है, कोई आपका फैमिली का मेंबर नहीं है. सो इन दिस केस आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? डियर मिस्टर खन्ना और मिस्टर कपूर, मतलब आपने सेकंड नेम के साथ यहाँ पे स्टार्ट करना होता है. सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है बिटवीन दी फॉर्मल एंड द सेमी फॉर्मल लेटर्स, बाकी सारा दोनों में सेम टू सेम रहेगा. एक और चीज कि जब आपने साइन ऑफ करना है तो है साइन इन, आपने ऐसे किया.
बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, साइन आपने ऑफ कैसे करना है। फॉर्मल एफ से स्टार्ट होता है, तो आपने साइन ऑफ करना है, आपने लिख के विद आप लिखते हो यहाँ पे योर्स फेथफुली। एफ का मतलब फॉर्मल एंड एफ का मतलब फेथफुली। सेमी फॉर्मल में साइन ऑफ कैसे करोगे, सेमी फॉर्मल एस से स्टार्ट होता है, आप लिखोगे यहाँ पे योर्स सिंसियरली। अब इस बात का स्पेलिंग्स का ध्यान जरूर रखना, आजकल जो सभी स्टूडेंट्स हैं इनकी ना मेजर मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं, स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स आप लोग बहुत कर जाते हो। तो स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तब आपके जाके मिनिमम 8 बैंड में बोलूंगी आपके 8 बैंड आएंगे। सो अवॉइड स्पेलिंग। तो एफ मतलब फॉर्मल मतलब फेथफुली, एस मतलब सेमीफॉर्मल मतलब सिंसियरली। ये दो चीजें इसमें डिफरेंस होता है फॉर्मल में एंड सेमी फॉर्मल में, और कहीं पे भी दोनों में डिफरेंस नहीं होता। बाकी सैंपल के साथ आपको और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल होती है फ्रेंडली, जो आप किसी फ्रेंड को लिखते हो या फैमिली मेंबर को लिखते हो। इसमें क्या डिफरेंस होता है, ऑब्वियसली फ्रेंड का नाम है डियर अमन, दैट इज इट, आपने फ्रेंड टोन से लिखना है। अब इसकी टोन क्या होगी, आपकी टोन आपकी बेसिकली इसमें होएगी जो आप व्हाट्सएप चैट लैंग्वेज यूज करते हो ना, व्हाट्सएप लैंग्वेज या चैट लैंग्वेज, इज कॉल्ड द इनफॉर्मल टोन। ये हो गया कि टाइप्स ऑफ लेटर्स कौन सी होती हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीजें होती हैं जो एग्जामिनर्स देखेंगे आपको 7+ बैंड देने के लिए। सबसे पहला इज पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर, जो आपका आता है इंट्रोडक्शन में। आपने क्लियरली स्टेट करना है राइटिंग की आप लेटर क्यों लिख रहे हो। कैसे करोगे, आई एम राइटिंग टू, आप लेटर किस पर्पस के लिए लिख रहे हो, यू हैव टू क्लियरली मेंशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया अभी, टोन ऑफ योर लेटर, फॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है, दैट मीन्स ईमेल टोन, इनफॉर्मल है दैट मीन्स व्हाट्सएप टोन या चैट टोन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसरिंग ऑल दी बुलेट पॉइंट्स। आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए रहते होते हैं एंड तीनों का आपने सेपरेट पैराग्राफ्स में प्रॉपरली डिटेल में आंसर लिखना होता है। एंड फोर्थ एंड नॉट द लीस्ट इज फॉलोइंग द एग्जैक्ट आईडीपी फॉर्मेट, जो आपको मैं बताने वाली हूँ। आईडीपी ने जो बता रखा है हम उसी को ही फॉलो करेंगे। ये 4 चीजें आपने अगर प्लस ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज की सिलेक्शन है, जो वोकैबुलरी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल कर लेते हो तो आपके लिए 8 बैंड लेके आना इन राइटिंग टास्क कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ये थे राइटिंग टास्क के बारे में कुछ चीजें। अब आगे फर्दर भी अगर मैं फॉर्मल की लेटर की बात करूं, आपके पास फर्दर 8-9 कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन, लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब इनमें से कुछ लेटर्स हैं जो ज्यादा कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कंप्लेंट की, रिक्वेस्ट की। ये लेटर्स एग्जाम में देखने को ज्यादा मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, यू बॉट अ प्रोडक्ट ऑनलाइन बट इट अराइव्ड डैमेज्ड। ये इतनी कॉमन लेटर है ना, ये पेपर में ऐसी लेटर्स घुमा फिरा के बहुत आती हैं। सो राइट अ लेटर टू द कंपनी डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, से व्हाट यू वांट, एक्सप्लेन व्हाई इज अर्जेंट। तो दैट मीन्स आपके सामने 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, तीनों का आपने सेपरेटली बॉडी पैराग्राफ्स में आपने इसको आंसर करना होता है, राइट ये हो गया। इसके बाद लेट्स लुक एट दी सेमी फॉर्मल एग्जांपल। सो राइट अ लेटर टू योर नेबर अबाउट द पार्किंग इशू। जस्ट ये इन शॉर्ट मैंने एग्जांपल लिखा। सेमी फॉर्मल की लेटर्स इस तरीके से होती हैं। इनफॉर्मल की लेटर्स अगेन इसमें इनविटेशन की कैटेगरी है, एडवाइस है, थैंक यू है, अपॉलॉजी है, शेयरिंग न्यूज है। ये सारी की सारी कैटेगरीज इसमें से ही लेटर्स एग्जाम में देखने को मिलती हैं। इसके बाद इफ यू हैव ऑलरेडी जॉइन माय चैनल, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो भी हम बेसिकली इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या सैंपल्स हैं, ये स्पीकिंग का कोर्स है, सभी कुछ आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है IELTS विद अमन चैनल को। तो अगर आप न्यू हो या अभी तक आपने ज्वाइन या सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, हाइप करना मत भूलना, क्योंकि ये डिटेल IELTS का कंप्लीट राइटिंग मॉड्यूल का कोर्स है। आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप 6 पॉइंट पे भी स्टक हो बैंड के ऊपर, आपको 7 चाहिए मिनिमम, या आपको 6 बैंड ही चाहिए, या बिगिनर हो, हर एक के लिए दिस कंप्लीट गाइड विल बी वेरी हेल्पफुल। सो ट्राई टू शेयर दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो एंड ज्वाइन दिस चैनल फॉर मोर बेनिफिट्स। तो नाउ लेट्स लुक एट दी सेकेंड कि आपने 8 बैंड के टास्क 1 के टिप्स की अगर मैं बात करूं कि आइडेंटिफाइंग द करेक्ट टोन, लेटर कौन सी है, आपने साइन इन कैसे करा एंड टोन कौन सी जाएगी। आपने कवर करने होते हैं ऑल दी बुलेट पॉइंट्स जो 3 दिए रहते हैं। यू हैव टू यूज 4 क्लियर पैराग्राफ्स एंड कीप 160 to 180 वर्ड्स
एंड मेंटेन द लैंग्वेज नेचुरली। पोलाइट टोन होनी चाहिए, नेचुरल टोन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज है, वो क्रैम करके रखी हुई है। तो ये प्रैक्टिस करना फॉर 8 बैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं सैंपल के साथ आपको समझाऊंगी कि लैंग्वेज भी कैसे आपने यूज करनी है। इंपॉर्टेंट चीजेस की मेमोराइज ओपनिंग्स मत करो, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यहाँ पे कर जाते हैं। मतलब होप यू आर फाइंडिंग इन हाई स्पिरिट्स एंड ये वो बहुत डिफिकल्ट टाइप सी मेमोराइज लैंग्वेज वो मत यूज करना। एंड ग्रामर इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 8 बैंड के लिए आपको ग्रामर के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। ग्रामर की वजह से आप लोग के मार्क्स कम आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर छोटी सा मैंने सैंपल लिख के रखा है आपको शो करने के लिए कि लैंग्वेज आपने कैसी शो करनी है। डियर सर और मैडम इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर कॉमा डालना जरूरी है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन, ये इसको बोलते हैं पर्पज ऑफ राइटिंग योर लेटर, जो एग्जामिनर देखेगा कि क्या आपने क्लियरली लिखा हुआ है या नहीं लिखा। सो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विद अ प्रोडक्ट आई रिसेंटली परचेज्ड फ्रॉम योर्स ऑनलाइन स्टोर ऑन 10th January. I recently purchased co-location, online store co-location और 10th January. Unfortunately, connector हो गया। The item arrived in a damaged condition co-location, मतलब आपने आइडियाज को लिंक कैसे करना है, कोहेशन एंड कोहेरेंस। अनफॉर्चुनेटली ये होते हैं कनेक्टर्स, इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ड्स। आपने आइडियाज को लिंक एंड ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये भी एग्जामिनर देखते हैं फॉर 8 बैंड। सो यूज द कनेक्टर्स वाइजली। अपॉन ओपनिंग दी पैकेज, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो आपने 8 बैंड के लिए यूज करने हैं। आई नोटिस द स्क्रीन वॉज क्रैक्ड, ग्रामर, टेंसेस एंड द आउटर पैकेजिंग वॉज torn. This was particularly disappointing language as I urgently required the device for my office work. मतलब इतना यहाँ पे मैंने मुश्किल वर्ड कोई ऐसा यूज नहीं किया जिसका मीनिंग आपको पता ना हो। It is just the language, uncommon some words, collocations and variations in the sentences using variety of tenses and grammar accuracy as well. ये चीजें important role play करती हैं। I would appreciate it, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, जहां पर भी फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है, एंडिंग हमेशा ऐसे करो। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड अरेंज ईदर अ फुल रिप्लेसमेंट और अ कंप्लीट रिफंड एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस। मतलब यहाँ पे मैंने ईदर वाला सेंटेंस यूज करा। सेंटेंसेस की वेरिएशंस इज इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छे बैंड चाहिए तो। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स would be highly appreciated. A prompt response would be highly appreciated मतलब ये आपका हो गया कोलोकेशन। Yours faithfully and अमन, मैंने बोला था फॉर्मल का मतलब फेथफुली, जहां पे फॉर्मल लेटर है आपने फेथफुली के साथ वहां पे साइन आउट साइन ऑफ आपने करना है। सो दिस इज हाउ an 8 band language, an 8 band letter, an 8 band sample looks like. तो इस तरीके की आपने टोन मेंटेन करनी होती है ना, आपने लैंग्वेज इस तरीके से मेंटेन करनी होती है। हर एक चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए, गलती का गुंजाइश आपको 8 बैंड के लिए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट लेट्स लुक एट द इनफॉर्मल लेटर। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होता है टोन का, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब हाय रिया मैंने यहाँ पे यूज किया बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड को लिख रहे हो तो हाय रिया। Hope you are doing amazing, sign of exclamation. I was thrilled, language natural tone है and ये आपकी informal tone है। To hear that you are planning to visit my city next month, you must stay with me during your trip because it will give us plenty of time to catch up. Phrasal verbs इसको बोलते हैं। I have already planned some wonderful places for us to explore, कॉमा डाल के, इंक्लूडिंग दी लेक साइड पार्क एंड द न्यूली ओपन्ड कैफे। आप कहाँ पे जाओगे, बताने का तरीका देखो कितना ये डिफरेंट था, बजाय के वी विल विजिट, ऑल्सो दिस विल ऑल्सो विजिट दिस प्लेस। तो आपने आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड, आपने क्या क्या प्लान करके रखा हुआ है। एंड हर बार एंड लिखने की जगह पे इंक्लूडिंग। Regarding accommodation, don't worry at all. I have a comfortable spare room ready for you. Can't wait to see you soon. Lots of love and aman. यहाँ पे क्या चीज है, डिफरेंस देखो। इन चीजों को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कांट में लिखा मैंने, डोंट लिखा मैंने, यू आर लिखा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। ये डिफरेंस, बिग डिफरेंस होता है बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल लेटर। ये डिफरेंस होता है। ऊपर मैंने कहीं भी कॉन्ट्रैक्शंस मैंने यूज नहीं करी फॉर्मल में। इनफॉर्मल में आई हैव यूज्ड कॉन्ट्रैक्शंस और मैंने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज किया जो आप ऊपर यहाँ पे फॉर्मल में यूज नहीं कर सकते। तो ये मेजर टोन का ही डिफरेंस होता है इनफॉर्मल में एंड फॉर्मल में। पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। यू हैव टू क्लियरली स्टेट योर राइटिंग का पर्पस क्या है। 3 के 3 बुलेट पॉइंट, साइन इन, साइन ऑफ, क्लोजिंग स्टेटमेंट, एवरीथिंग भी फॉर्मेट सेम का सेम रहेगा। अब एक थोड़ा सा मैं फॉर्मेट समझा देती हूँ आपको। अब फॉर्मेट में आपकी चीजें क्या आती हैं, सबसे पहले साइन इन आता है जो आईडीपी ने आपको बोला है स्ट्रक्चर यूज करने के लिए।
स्टार्टिंग आपने करनी होती है साइन इन से, एंड इसमें क्या चीज है, बेसिकली समटाइम्स आपको दिया रहता है बिगिन योर लेटर एज डियर डैश डैश डैश, जो भी अगर देख के रखा गया होगा तो आपने उसी चीज को यूज करना है। दिस इज पर्पज ऑफ राइटिंग योर लेटर। देन BP1, BP2, BP3, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा आई हैव मिस्ड वन BP, इसको बोलते हैं आपने की क्लोजिंग स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं साइन ऑफ, दैट इज इट। ये होता है फॉर्मेट जो आपने लेटर्स में, चाहे फॉर्मल है, चाहे सेमी फॉर्मल है, चाहे इनफॉर्मल है, आपने उसमें यूज करना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टास्क 2 की। ये था आपका ऑल अबाउट योर टास्क 1। अब टास्क 2 की अगर मैं बात करूं, टास्क 2 में आपके पास होते हैं एसे राइटिंग। ऐसे के होते बेसिकली ये 5-6 टाइप्स जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। ओपिनियन टाइप ऑफ ऐसे, डिस्कशन ऐसे, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे, प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, एंड डबल क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही पेपर में नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस IELTS राइटिंग टास्क 2 में जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, राइट। अब आपके सामने एग्जाम्पल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, some people think online education learning is better than classroom learning. To what extent do you agree or disagree? Some prefer city life while others prefer countryside. Discuss both views, इसको बोलते हैं discussion type of ऐसे, discuss both views. Advantage disadvantage आ गया, प्रॉब्लम सोल्यूशन आ गया, डबल क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया। ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं फॉर राइटिंग टास्क 2। इनमें से ही कैटेगरी में से एक आधा क्वेश्चन आपको राइटिंग टास्क 2 पेपर में देखने को मिलेगा। अब इसमें आपके बैंड 8 टिप्स क्या क्या हैं। आपको ओपिनियन क्लियर होना चाहिए इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पे बताऊं ना, इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज, मैं हमेशा बोलती हूँ, फेस ऑफ योर एसे। जितनी आपकी इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतना आपके जो बैंड है वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे। जैसे बोलते हैं ना, गुड स्टार्ट इज हाफ डन। अगर आपने स्टार्टिंग अच्छी कर ली, दैट मीन्स आपने आधी जंग वहीं पे जीत ली है। तो अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लो इंट्रोडक्शन की, वहीं पे एग्जामिनर आपको 8 बैंड देने पे मजबूर हो जाए। फुली डेवलप आपके बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो ऑफ योर आइडियाज, सेंटेंसेस में, स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस होनी चाहिए, टॉपिक वोकैबुलरी होनी चाहिए, एंड ग्रामर के एरर्स कम से कम आपके होने चाहिए। ये आपके बेसिकली बैंड 8 के टिप्स हैं। ये चीजें जब भी आप अपना ऐसे लिखो ना, अगर आप रिपीट टेस्ट टेक करो, आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आप अपना कोई भी ऐसे लिखो, ये चीजें ना अपने नोट कर लो कि क्या आपका ओपिनियन क्लियर था इन द इंट्रोडक्शन, क्या आपकी इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग थी या नहीं थी, क्या आपने बॉडी पैराग्राफ्स को स्ट्रॉन्गली या ये फुली डेवलप किया कि नहीं किया, एग्जाम्पल्स आपकी स्ट्रॉन्ग थी कि नहीं थी, लॉजिकल फ्लो था आपके आइडियाज में कि नहीं था, सेंटेंसेस में वेरिएशंस आपने ऐड करी कि नहीं करी, टॉपिक वोकैबुलरी यूज करी कि नहीं करी, क्या ग्रामर में मिस्टेक्स आपने कम करी या ज्यादा मिस्टेक्स करी। जब भी आप ऐसे लिखो, अगर आप सेल्फ इवेल्युएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑप्ट फॉर द क्लासेस एज वेल। हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस विद फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, एंड मैं खुद टीच करती हूँ प्रॉपरली। आपको हर एक चीज में गलतियां मैं खुद बताती हूँ, कैसे आपकी क्या गलतियां, आपको इम्प्रूव कैसे करना है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बैंड 8 का सैंपल, टू जस्ट शो यू दी वोकैबुलरी, जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे आपको फॉर्म कैसे करनी है, लाइंस कैसी होनी चाहिए। Let's say the question is, government should spend more money on public transport than roads. ठीक है, so it is often argued that authorities should allocate more funding to public transportation instead of expanding road networks. Just look at the vocabulary, words and language. It is often argued co-location. Government को authorities मैंने कह दिया, allocate fund को देना, spend यहाँ पे लिखा था, मैंने यहाँ पे कर दिया allocate, more funding to public transportation यूज किया, यहाँ पे मैंने comparative sentence instead of का, मतलब इसको बोलते हैं सेंटेंस में वेरिएशंस लेके आना। आई स्ट्रॉन्गली अग्री बिकॉज एफिशिएंट मास ट्रांजिट रिड्यूसेस कंजेशन एंड बेनिफिट्स द एनवायरनमेंट। मतलब मेरा ओपिनियन जो है वो इंट्रो में ही मैंने क्लियर कर दिया, जो का पहला 8 बैंड का टिप था, मेरा ओपिनियन इंट्रो में ही क्लियर हो गया कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या इस क्वेश्चन को लेके मेरा क्या मानना है, राइट। अब नेक्स्ट है बॉडी पैराग्राफ। ये फुल फॉर्मेट नहीं है, दिस इज जस्ट दी सैंपल कि आपको लैंग्वेज शो करने के लिए कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। इफ यू वांट मी टू मेक अ फुल वीडियो सेपरेटली ऑन राइटिंग टास्क 1 का फॉर्मेट विद कंप्लीट सैंपल एंड राइटिंग टास्क 2 का ऐसे 8 बैंड का विद कंप्लीट फॉर्मेट एंड सैंपल वोकैबुलरी लिस्ट, डू कमेंट मी। आपको पार्ट 1, आपको टास्क 1 का सैंपल चाहिए वीडियो, या आपको टास्क 2 के ऊपर वीडियो चाहिए। The primary reason, for example, आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है? The primary reason is that well-developed public transport significantly increases traffic congestion. तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक सेंटेंस इसको बोलते हैं, टॉपिक सेंटेंस।
When reliable buses and trains are available, many individuals prefer them over private vehicles. अब अगेन मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव सेंटेंस का मैंने यूज करा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने बॉडी पैराग्राफ्स को लिखना है, इसका सिंपल सा मेथड मैं इन शॉर्ट यहाँ पे बता देती हूँ. इसका मेथड होता है जो आईडीपी ने बनाया, दैट इज कॉल्ड द पील मेथड. पील का मतलब होता है आपका मेन पॉइंट, ई का मतलब होता है एक्सप्लेन, ई मींस एग्जांपल, एल मींस लिंक बैक टू द मेन आइडिया. वीपी1 है या वीपी2 है, दोनों का आपका फॉर्मेट यही सेम टू सेम आपका ये फॉर्मेट यूज होगा. एंड इसको आपने आइडियाज को लिंक करके आपने यूज करना होता है. जैसे मैंने यहाँ पे वेन लगा के मैंने यहाँ पे आइडियाज को मैंने लिंक करके रखा है. तो यू हैव टू ऑल्सो लिंक योर आइडियाज, use good range of words, collocation and variations in your sentences, and also keep care of the grammar mistakes जो अगर आप कर जाते हो छोटी मोटी grammar mistakes. So body paragraph 2, another key advantage is environmental protection. Public transport reduces far fewer carbon emissions per passenger, thereby helping to combat air pollution. अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूज करा fewer carbon emissions, thereby helping, types of sentences and punctuations, grammar, combat, vocabulary, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं. आपको ये चीजें दिलाएंगी 8 बैंड. In conclusion, prioritizing vocabulary, public transportation is a far more sustainable and practical approach for modern cities. Sustainable and practical approach, prioritizing, ये चीजें thereby helping significantly decreases. कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लिटरली कहीं पर भी फिट हो जाते हैं. जहां पर भी आपको वोकैबुलरी वर्ड कोई नया नजर आए, ट्राई टू नोट दीज डाउन. एक वोकैबुलरी की नोटबुक को मेंटेन करके रखो जो वर्ड्स आपके बार बार यूज होते हैं. एंड ये गिने चुने 50 से 30 वर्ड्स हैं जो हर एक ऐसे में आप यूज कर सकते हो. उसी से ही आपका ऐसे 6 बैंड से 8 बैंड का इजीली बन सकता है. एंड इसकी हेल्प करने के लिए मेरे पास कुछ है आपके लिए. अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो आपको इसका ही बेनिफिट होगा. अब आपके सामने में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग कर जाते हो, दैट इज रॉन्ग टोन, बुलेट पॉइंट्स को मिस करना, पैराग्राफिंग अगर आप अच्छी नहीं कर लेते हो तो, ओपनिंग्स को मेमोराइज करना, लेंथ की जो लेटर्स की लेंथ है वो आपकी कम वर्ड्स की रखते हो. ये सारी के सारे आपके टास्क 1 में पॉइंट्स इससे कम होते हैं. टास्क 2 में आपने अवॉइड क्या करना है कि आपकी पोजीशन जो ओपिनियन है वो अनक्लियर नहीं होना चाहिए, आइडियाज वीक डेवलप नहीं होने चाहिए, 2 में सिंपल सेंटेंसेस आपने ऐड नहीं करने, बेसिक वर्ड्स की रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए, एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि आपका टास्क 2 रह गया या आपका टास्क 1 रह गया. टास्क 2 टास्क 1 दोनों करके इतना टाइम हो कम से कम कि 5 मिनट बच जाए, आप दोनों को रिव्यू भी कर सको. इतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो सबसे अगर एक और चीज कि आप लोग 6 या 6.5 पर तक क्यों हो जाते हो, ग्रामर मिस्टेक्स आप लोग करते हो. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि आप टेंसेस में आपको पता है कि टेंसेस कौन से कहाँ पे यूज होने हैं, बट स्टिल आप वहां पे जब लिखते हो आप ग्राउंड कर देते हो. टेंसेस में गलती कर देते हो, प्रेपोजिशंस में आप बहुत गलतियां कर देते हो, आर्टिकल्स ए एंड द की छोटी छोटी गलतियां बहुत कर देते हो. सिंगुलर कहाँ पे आना है, प्लूरल कहाँ पे आना है, शैलो आइडियाज, कम छोटे छोटे आइडियाज, वोकैबुलरी रेंज लिमिटेड होना, कोहेजन को मेंटेन ना कर पाना, टोन को आप मेंटेन नहीं कर पाना, ये सारी चीजें आपकी जो है बैंक स्कोर को कम कर देती हैं. रेपिटेशन ऑफ सम बेसिक वर्ड्स, कोलोकेशंस आपकी स्ट्रॉन्ग ना हो तो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अगर आपने नहीं ऐड करे तो, लिंकिंग आपने प्रॉपर नहीं करी तो, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा आपके बैंक को कम कर सकती हैं. अब लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ मैं और शेयर करने वाली हूँ. एक सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो पैरामीटर्स हैं किस बेस के ऊपर आपको जज किया जाता है. अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी, आप कभी भी 8 बैंड का राइटिंग टास्क 1-2 लिख नहीं पाओगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर को चाहिए क्या, कि आप लोगों को कम से कम 7 या 8 बैंड आपको दें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज टास्क रिस्पॉन्स. इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क रिस्पॉन्स मतलब क्या आपने सारे आंसर्स को, क्वेश्चन को सॉल्व आपने लिखा, क्या आपका ओपिनियन क्लियर था, कि आपके आइडियाज डेवलप थे कंप्लीटली या नहीं. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गुड फॉर सिटीजन्स, यहाँ पे 2 जनरल है, कोई भी डेवलपमेंट इसमें आइडियाज में नहीं है. मतलब टास्क रिस्पॉन्स मतलब आपके आइडियाज प्रॉपरली डेवलप होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस कार्बन अर्बन कंजेशन बाय एनकरेजिंग कम्यूटर्स टू अवॉइड प्राइवेट व्हीकल्स. ये होती क्लियर प्लस डेवलप आइडियाज. मतलब मैंने यहाँ पे साथ में बता दिया क्यों एंड कैसे, बाय का यूज करके, एंड मैंने लैंग्वेज काफी स्ट्रॉन्ग कर दी इसमें.
नेक्स्ट इज कोहेशन एंड कोहेरेंस, मतलब आपका लॉजिकल फ्लो है कि नहीं है, पैराग्राफ्स अच्छे बनाए कि नहीं बनाए, लिंकिंग डिवाइसेस आपने इसमें ऐड करे या आपने नहीं लिंकिंग डिवाइसेस ऐड करे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड इज लेक्सिकल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है आपकी वोकैबुलरी की रेंज कितनी ज्यादा अच्छी है, कोलोकेशंस कितनी आप अच्छी यूज करते हो, या आपकी इसमें रेपिटेशंस कितनी है बेसिक वर्ड्स को लेके। फॉर एग्जाम्पल वेरी बिग प्रॉब्लम की जगह हाईली सिग्निफिकेंट इशू, ये डिफरेंस होता है 5 बैन की लेक्सिकल रिसोर्सेज में और 8 बैन की लेक्सिकल रिसोर्सेज में। अगर आपकी भी मेन प्रॉब्लम इस चीज की है, वोकैबुलरी को लेके है, तो मैं कमेंट में जरूर बताना, इसको लेके मैं इस वीक में एक वीडियो प्लान कर रही हूँ, बहुत बढ़िया वीडियो सिर्फ वोकैबुलरी को लेके। सो इफ यू वांट मी टू मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन वोकैबुलरी इटसेल्फ, कमेंट में जरूर कर देना यस वोकैबुलरी वीडियो। तो इसी वीक में वोकैबुलरी की लेके एक वीडियो जरूर आएगी जो आपके 5 बैंड को 8 बैंड तक एलिवेट जरूर करेगी। नेक्स्ट फोर्थ पैरामीटर इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, कि आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करे, वैरायटी है सेंटेंसेस में, आपने मिस्टेक्स कम करी या आपने मिस्टेक्स ज्यादा करी। फॉर एग्जाम्पल पीपल यूज कार्स, इट इज बैड, इट मेक्स पोल्यूशन, ये मतलब छोटे छोटे 3 सेंटेंसेस है, इसको कंबाइन करो। Although private vehicles are convenient, they contribute significantly to air pollution. यहाँ पे मैंने although वाले सेंटेंस का यूज करा। So this is how जो आपकी ग्रामर है, लेक्सिकल रिसोर्सेज है, टास्क रिस्पॉन्स है, क्वेश्चन एंड कोहेरेंस है, ये इस तरीके से काम आती है। इस तरीके के सेंटेंसेस बनाओगे तो आपके 8 बैंड आएंगे, सिंपल सेंटेंसेस से आपके 8 बैंड नहीं आएंगे। अब आपकी हेल्प करने के लिए 30 हाई इंपैक्ट एडवर्ब्स हैं जिनको यूज करके आप कोलोकेशंस बना सकते हो। यही वर्ड्स हर जगह पे बार बार रिपीट होते हैं, इनको नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फॉर एग्जाम्पल बैंड 8 के सेंटेंसेस, ट्रैफिक कंजेशन हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन मेजर सिटीज, गवर्नमेंट शुड प्राइमरली फोकस ऑन, ओनली फोकस की बजाय प्राइमरली फोकस ऑन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स are becoming global concern, are is increasingly becoming, मतलब ये एडवर्ब्स यूज करने से आपकी कोलोकेशंस बन जाती हैं, इसको यूज करके ही आपके 8 बैंड आएंगे। अब इसके बाद कुछ 30 मैंने पावरफुल वर्ड्स लिखे, वोकैबुलरी वर्ड्स। अगेन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके राइटिंग टास्क 2 को एंड 1 को थोड़ा सा और पावरफुल एंड इंप्रेसिव कर सकते हैं। तो इन वर्ड्स, यही वर्ड्स हैं जो अगेन हर एक ऐसे में इसको ही यूज किया जाता है बार बार। इनको भी नोट बना लेना एंड इनको ही यूज करके ट्राई करना कि आपने सेंटेंसेस बनाओ, आप इनको इन वर्ड्स को अपने ऐसे में आप यूज करो। अब नेक्स्ट इज बैंड 5 वर्सेस बैंड 8 सेंटेंसेस का कंपैरिजन। अब फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, बैंड 8 का स्टूडेंट जो है वो कैसे लिखेगा इसको, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोलोकेशन is highly beneficial, collocation for students as क्यों, it enhances access to educational resources, again collocation, मतलब साथ में जब भी आप इसका रीजन साथ में कोई भी वर्ड लगा के ऐड कर देते हो वो आपका बैंड 5 टू बैंड 8 का सेंटेंस बन जाता है। दिस इज अ की कि आप सेंटेंसेस को इंप्रूव कैसे करते हो, हमेशा कोई ना कोई वर्ड लगा के ट्राई टू add your ideas, explain your sentence, उसका कोई ना कोई रीजन दे दो, रिजल्ट दे दो, इफेक्ट दे दो, इससे आपका जो है वो सेंटेंसेस इंप्रूव होंगे। Problem pollution is a big problem. Air pollution has become a significant environmental issue in many urban areas. Government should fix this problem. The government should implement effective measures to tackle this issue. Effective implement measures मतलब ऐसी लैंग्वेज को यूज करना आपने सीखना है। So make sure कि पार्ट 1 को 15 मिनट में करो, टास्क 2 को बेशक 40 मिनट लगाओ, लेकिन आखिर के 5 मिनट आप इसको रिव्यू करने में जरूर लगाओ। एंड फाइनल चेकलिस्ट आपने क्या करनी है, बिफोर सबमिटिंग यू हैव टू चेक कि आपने सारे पार्ट्स को आंसर किया कि नहीं किया, ओपिनियन आपका क्लियर है कि नहीं है, प्रॉपर पैराग्राफ्स बनाए, नेचुरल लिंकिंग आपने वर्ड्स ऐड करे कि नहीं करे, वर्ड काउंट आपका कितना है, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप ये रोड मैप कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करते हो, बैंड 8 इन जनरल ट्रेनिंग राइटिंग इज एब्सोल्युटली अचीवेबल। Save this guide, practice daily, and your score will definitely improve. And do not forget to like, share, subscribe, and join IELTS with Aman channel for more daily very informative and interesting videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and do not forget to subscribe to my channel.